क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। विषय 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियां। भाग 2 मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे। जरा इस टर्म को समझिए, विजातीय जनता पर। हमारा देश शुरू से ही विविधताओं से संस्कृति भरा वाला देश रहा है। यहाँ पर अनेक जाति के लोग निवास कर रहे हैं, करते थे। उन्हें हम विजातीय मानते हैं, ठीक है। हालांकि असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी, ठीक है। फिर भी ऐसी दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण रही। इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशीय इतिहास लिखना और लिखवाना था। जैसे अबुल फजल ने आईन-ए-अकबरी की रचना किया। मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा, ठीक है। और इन विवरणों में आप देखेंगे कि बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया। साथ ही वह जहाँ तक घूमा वहाँ तक के घटनाओं का वर्णन किया। इसके अतिरिक्त उनके लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद करने के लिए ढेर सारी जानकारियों को इकट्ठा की। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स, यानी क्रॉनिकल्स मीन्स हम कहते हैं जो घटना गुजर गया और जिस घटना गुजरे हुए घटना पर जो लेख लिखा गया, ठीक है, उसे हम इतिवृत्ति या इतिहास के नाम से जानते हैं। अब यही इतिवृत्ति यानी यही इतिहास की घटनाएं एक अनवरत रूप से काल बदलने के साथ साथ वो विवरण को प्रस्तुत करता है, ठीक है। जैसे बाबर के समय में जो रचनाएं हुई, बाबरनामा, वो बाबर का काल था, तब तक इस रचना को किया गया। और जब बाबर की मृत्यु हो गई, साथ ही साथ रचनाकार भी जब चले गए, तो वह बाबरनामा आज भी हम काल बीतने के साथ साथ हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और घटनाओं का संकलन करके हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए ये इतिवृत्ति अपरिहार्य स्रोत है। एक और तो ये इतिवृत्ति यानी यही इतिहास मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना था। अब रही बात कि मुगल साम्राज्य के बारे में जो हम लोग जानते हैं, तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का प्रमुख रूप से इस्तेमाल करते हैं। एक स्रोत है जो पुरातात्विक स्रोत था, यानी प्राचीन वस्तुओं के अवशेषों का अध्ययन करके, और दूसरा स्रोत था साहित्यिक स्रोत था। साहित्यिक स्रोत का आगमन लेखन कला के आने के साथ ही हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेखन कला आज आ गया तो आज से ही सारे इतिवृत्ति या घटनाएं लिखी जाने लगी। एक बहुत ही लंबे समय के बाद, ठीक है, जैसे जैसे लोगों के अंदर उनके दिमाग का, ठीक है, लेवल, ठीक है, बदलता चला गया, उनका सोच बदलता चला गया, विचार बदलता चला गया, कुछ सोचने की ओर ज़्यादा अग्रसरित होने लगे, ठीक है, एक्स्ट्रा कार्य करने के लिए, तो यहाँ पर वे धीरे धीरे सभ्य समाज की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित हो गए। और तब इन्होंने लेखन कला को बहुत तेजी से अपना करके और अपने इतिवृत्ति को लिखना चालू किए। अब इसमें भी है कि एक इतिवृत्ति है जो निष्पक्ष वर्णन करता है, एक है जो बिल्कुल पक्षपात वर्णन करता है। तो लाजमी है कि जब शासक के दरबार में रहेगा, कोई शासकीय इतिहास को लिखेगा, कोई शासकीय घटना को लिखेगा, तो वह शासक की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसको वर्णन करेगा। यानी शासक के खिलाफ वाली बातों को वह नहीं लिखेगा। अब इसमें और भी बातें आती हैं
कि प्रायः दरबारी इतिहासकार, ठीक है, क्या करते हैं, तो ये करते हैं कि सामान्य लोगों के इतिहास को पीछे छोड़ देते हैं और विशेष वर्ग वाले लोगों का इतिहास तो बना डालते हैं, क्योंकि यही दरबारी कवि सामान्य वर्ग के लोगों के दरबार में न रह करके वो एक शासक के दरबार में रह रहा है। सामान्य लोगों की उन्हीं घटनाओं का इन्होंने वर्णन किया है जहां राजा को टैक्स कलेक्शन के लिए यानी राजस्व वसूली के लिए जो अधिकारी हैं तो उनका नाम दिया है, कितने परसेंट वसूली की जा रही है, तो ये उनका ये दिया है, डाटा दिया है। लेकिन बाकी हालात की कैसे इनका जीवन यापन चल रहा है, कैसे जी रहे हैं, ये बिल्कुल ही यहाँ पर वर्णन नए के बराबर आपको मिलेगा। ठीक है, मुगल शासक और उनका साम्राज्य। पॉइंट 1 है, मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है। कहाँ से आया है, तो मंगोल से। ये एक मंगोल आक्रमणकारी था जो मध्य एशिया से होकर के आया था। ठीक है, यद्यपि यह नाम आज हम लोग एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है। ठीक है, भव्यता मीन्स बहुत बड़ा एक विशाल साम्राज्य था। ठीक है, लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। ठीक है, अब नहीं चुना था या चुना था इस बारे में तो स्पष्ट हम लोग इसी में पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा क्योंकि देखिए यहाँ मंगोल में 2 रक्त का प्रवाह था। अब समझना है, एक तरफ तैमूर लंग के वंशज ये मानते हैं, ठीक है, पिता की तरफ से ये तुर्क शासक तैमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक दरबार थे, मुगल शासक जो था बाबर, मातृपक्ष से चंगेज खान का संबंधित था। इसका मतलब है कि इनकी जो माँ थी वह चंगेज खान से या चंगेज खान के रिश्तेदार में थी। ठीक है, और जो पिता थे वह तैमूर लंग के वंशज थे। तो तैमूर लंग के वंशज से इनके पिता थे और माँ जो थी वो चंगेज खान से था। तो यहां पर दोनों का मिश्रण हो गया, एक तैमूरी का और एक तुर्की का। चूंकि वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लिखित किया है। यानी तैमूर लंग जो इनकी माँ की समानता थी, जो इनका मामा का समानता था, उन्होंने इसको त्याग दिया और स्वयं को पिता पक्ष की तरफ से तुर्क ही बना रहा। ठीक है, 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए, ठीक है, मुगल शब्द का प्रयोग किया। अब रही बात कि मुगल शब्द मंगोल से उत्पन्न हुआ था, अभी आपने देखा। ठीक है, और मंगोलों का नेता था चंगेज खान। ध्यान देंगे, मंगोलों का नेता कौन था, चंगेज खान था। ठीक है, अब देखिए कि 16वीं शताब्दी से ही इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा है और यहां तक कि रुडयार्ड कैपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मंगोलों मोगली का नाम भी इससे व्युत्पन्न हुआ है। रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली भी इसी नाम से व्युत्पन्न हुआ है। मुगलों व स्थानीय सरदारों के बीच आप राजनीतिक मंत्रियों के जरिए मैत्री राजनीतिक संबंध, ठीक है, के जरिए तथा विजय के जरिए, ठीक है, भारत के अनेक राज्यों को, अनेक क्षेत्रीय राज्यों को जो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था उसको एक मिला करके एक साम्राज्य की रचना की। अब मैं इसको ऐसे समझा दूं आपको। ठीक है, जब बाबर भारत पर आक्रमण कर रहा था, मंगोल आक्रमण जब भारत पर हो रहा था, तो उस वक्त हमारे देश में हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत की सत्ता कायम थी। ठीक है, और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था जो एक अफगान शासक था, इब्राहिम लोदी। तो इन्होंने देखा कि जहां तक एक दिल्ली सल्तनत की सत्ता का विस्तार है वहां तक तो बड़े आसानी से हासिल किए जा सकते हैं और इन्होंने यही काम किया।
युद्ध में लोदी को पराजित करके पूरे दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र का विस्तार कर लिया, अधीन कर लिया। साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्रों पर छोटे भारतीय राजा राज कर रहे थे, धीरे धीरे इन्होंने समेटना शुरू किया और इस प्रकार मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी गई। ठीक है, मैंने आपको बतलाया था कि किस प्रकार से जन आता है, जनजातियां आती हैं, ठीक है, और राज्य आता है, ठीक है, साम्राज्य आता है। ये मैंने टॉपिक पहले ही आपको बतला दिया था। तो साम्राज्य एक विस्तृत प्रांत है, ठीक है। एक छोटे से प्रांत को हम साम्राज्य कभी नहीं कह सकते। कई क्षेत्रों को मिला करके एक साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में भी यानी भारतीय उपमहाद्वीप को भी कब्जा किया था। साथ ही यूरोप के कई सारे देशों में भी कब्जा कर रखा था। चीन पर भी कब्जा कर रखा था, भूटान पर भी कब्जा कर रखा था, नेपाल पर भी। तो साम्राज्य का दायरा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनेक देशों पर कब्जा करने के लिए बराबर था, ठीक है। अब इस साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर था, ठीक है। जो ये व्यक्ति जो जहीरुद्दीन बाबर है, ये मध्य एशिया के स्वदेश इसका फरगना का प्रतिद्वंदी उज्बेकों ने इसको भगा दिया था। उज्बेकों ने इसको भगा दिया था, यानी अपने ही जगह से इनको रिप्लेस होना पड़ा। और फिर 1526 ईस्वी में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए और इन्होंने एक गुट बनाया, एक छोटी सी कबीले से सैनिक का निर्माण किया, भोजन पाने की तलाश में और क्षेत्र की तलाश में चल दिया। कार्यशैली इनकी कैसी रही है? तो हिंसात्मक कार्यशैली रही है। कार्यशैली इनकी हिंसात्मक रही है, ठीक है। इसके उत्तराधिकारी में हुए बाबर के बाद हुमायूं 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक बाबर रहा और 1530 से 1540 ईस्वी तक हुमायूं रहा। अब हुमायूं फिर जो बीच का पीरियड है 40 से लेकर के 55 तक का, वहाँ पर आ जाता है शेरशाह, जो ये भी एक अफगानी है, ठीक है। और ये अफगानी है, इन्होंने हुमायूं को पराजित करके और सत्ता हथिया लिया। फिर 1555 से 56 ईस्वी में हुमायूं शासन करता है, हुमायूं शेरशाह को पराजित करके, और एक वर्ष बाद ही सीढ़ी से गिरकर अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई। कई लोग जलालुद्दीन अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक का पीरियड को मुगल बादशाहों में महानतम मानते हैं। तो लाजमी है, कंपैरिजन स्टडी करेंगे जब हम, तो जिस शासक की कार्यशैली जितनी अधिक मजबूत रही होगी, हम उसे अधिक शक्तिशाली शासक मानते हैं, ठीक है। क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही किया, बल्कि इसे अपने समय का विशालतम और सबसे सुदृढ़ और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर बना दिया, सुदृढ़ किया, मजबूत किया। हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार कर दिया। ईरान के सफावियों, तुरान, उज्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखा। हालांकि सम्राट अशोक की तरह इन्होंने भी उस सीमा को टच नहीं कर सका, ईरान तक की सीमा को, मध्य एशिया से सटती हुई सीमा को। फिर भी इन्होंने अपनी सीमाओं पे इतना मुस्तैदी बढ़ा दी, ठीक है, कि कोई भी बाह्य आक्रमण कदापि न हो पाए, ऐसा इनका टारगेट था और इन्होंने किया भी। अकबर के बाद जहांगीर आता है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक आता है। 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक आता है। आपको मुगल शासक के पीरियड्स भी ध्यान रखने हैं और मुगल शासक के क्रमबद्धता को भी याद रखने हैं नेम से। और औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक अपने पद पर रहता है। और शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य का वित्तीय स्थिति जो गड़बड़ होना शुरू होता है, वह पूरी तौर पर औरंगजेब के समय स्पष्ट तौर पर दिखता है और यहाँ पर लास्टली पतन ही हो जाता है। अब ये भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले जो 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए, ठीक है, बात समझिए, इनके अधीन क्या रहा?
क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा। यानी छोटे छोटे क्षेत्र के जितने भी शासक थे जिनको पहले नीतिगत के मसले पर छोड़ दिया गया, ठीक है, जो शासक की अधीनता के मसले पर छोड़ दिया गया था, अब यहाँ पर उनकी अधीनता को भी खत्म कर दिया गया और उनको नीतिगत मसले पर भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान इन्हीं पीरियड्स में शाही ढांचे का निर्माण हुआ और इसके अंतर्गत प्रशासन और प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा भी हो गया। हालांकि सारे जो बंटवारे होते हैं पद का, ठीक है, वह बिल्कुल ही राजा के अंडर में ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज की तरह उनको अधिकार दे दिए गए थे छोटे छोटे कर्मचारियों को, बिल्कुल नहीं। राजा ही अंतिम निर्णय करने के लिए बाध्य था और वही उसका अंतिम निर्णय होता था जो वह कहता था। हालांकि राजनीतिक श्रेणियां कई तरह की होती थी, जिसमें एक परिभाषित होती थी हैसियत के हिसाब से, और मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और भारतीय उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतन नीति के संयोजन पर आधारित था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल साम्राज्य की या मुगल राजवंश की शक्ति घट गई और बाद में जितने भी शासक हुए वह योग्य न होकर अयोग्य ही हुए। इतना ही नहीं, इनकी शक्ति छीन होती लग गई दूसरे के हाथों में गुलाम होकर के। ठीक है, और अब यूं हुआ कि जो एक लंबे समय तक मुगल साम्राज्य का जो क्षेत्र टिका हुआ था, ठीक है, जिसकी सीमा दूर दूर तक थी, दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे भिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रित एक विशाल जो साम्राज्य तंत्र मजबूत हुआ था, धीरे धीरे इनकी शक्ति भी कमजोर होने लगी। अब फिर भी इस सांकेतिक रूप में ही सही, पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा जो था अभी भी खोया नहीं था। ठीक है, और इसकी परिणति आपको 1857 ईस्वी में भी आपको दिख जाता है, चूँकि इस वंश का अंतिम वंशज जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका और यहाँ से ही पूरी तौर पर मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। चर्चा कीजिए कि पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आप जिस राज्य में रहते हैं क्या वह मुगल साम्राज्य का भाग था। पता कीजिए कि हम लोग अभी जिस इलाके में रह रहे हैं यह मुगल साम्राज्य का भाग था। तो शेरशाह, तो आपने सुना कि शेरशाह का मकबरा सासाराम में है और शेरशाह का पीरियड था 1540, ठीक है, 1545 से 1555 तक इसका पीरियड रहा है। 40 के बाद से लेकर के यानी 15 साल तक इन्होंने शासन किया है। तो निश्चित रूप से यह मुगल साम्राज्य का क्षेत्र तो रहा है। बाद में हुमायूं ने कब्जा कर लिया और बिहार का जो बेल्ट हम लोग है आज जो झारखंड लग हुआ है, ठीक है, ये मूल रूप से बिहार था, ठीक है, संयुक्त प्रांत। अब ये जब बिहार था तो उस समय बिहार शेरशाह ने बिहार तक अपनी सत्ता का विस्तार कर किया था और मुख्य केंद्र उन्होंने यहाँ बना रखा था। ठीक है, क्या साम्राज्य स्थापित होने के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में किसी तरह के परिवर्तन हुए थे? परिवर्तन हुए थे, राजनीतिक समीकरण में भी परिवर्तन हुआ, सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब इतिवृत्ति की रचना मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए जो इतिहास था, ठीक है, वह वस्तुतः साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत का इस्तेमाल के रूप में काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की परियोजना के उद्देश्य से लिखा गया था। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जो मुगल शासन का विरोध भी किया था और यह बताना भी था कि उसके सारे विरोधों का असफल होना उस नियत है। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे क्या कि आने वाले पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। जरा सोचिए कि जब कोई कार्य अपने एक छोटे से लेवल से शुरुआत कर रहा है और जहां उनकी दूरगामी समझ है और दूरगामी पकड़ के तहत वह अपनी कार्यशैली को छोड़ना चाहता है, ठीक है, और देना चाहता है,
तो ये एक बिल्कुल इतिहास है। मुगल इतिवृत्तों के लेखक, ठीक है, निरपवाद रूप से दरबारी रहे। तो मैंने पहले ही कहा है कि ये दरबारी ही रहा है। और इतिहास जो इन्होंने लिखा उसके केंद्र बिंदु में थी शासक ये पूछता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं ये सवाल बराबर पूछते हैं कि मुगल शासक के इतिवृत्ति के निर्माण करने में स्रोत कितना महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान देने हैं कि जो मुगल इतिहास लिखा गया दरबारी कवि के द्वारा, हमेशा टर्म का इस्तेमाल करेंगे तो दरबारी कवि को अवश्य जोड़ेंगे या लेखक को। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखा, तो नंबर 1 शासक की व्यक्तिगत घटनाएं, शासक की केंद्रित घटनाएं जो शासकीय हैसियत से था, शासक का परिवार के बारे में लिखा, दरबार के बारे में लिखा, अमीरों के बारे में लिखा जिसको हम लोग अभिजात के नाम से जानते हैं, फिर कहाँ कहाँ युद्ध किया गया इसके बारे में लिखा, किन किन कारणों से हुआ ये भी लिखा, और प्रशासनिक व्यवस्थाएं की लगभग जानकारी प्रदान करती है। अब अकबर, शाहजहां और आलमगीर, मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी की कहानियों पर आधारित एक इतिवृत्ति, एक घटनाएं शीर्षक जैसे अकबरनामा, जहांगीर का जहांगीर, शाहजहां का शाहजहांनामा और आलमगीर का आलमगीरनामा, यह संकेत करता है कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। अब देखिए जो बॉक्स में आपको दिख रहा है, चगताई तुर्क स्वयं को चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानता था और हलाकू खान इसका पोता था। चंगेज खान का पोता हलाकू खान था, ठीक है। मैं बता दूं हलाकू खान बहुत ही फेमस कैरेक्टर वाला था। इन्होंने अंधविश्वास को अज्ञानता का जड़ माना और, ठीक है, खास करके इस्लाम धर्म की ओर। तो हलाकू खान एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे एशिया में ढूंढ ढूंढ करके खलीफा को मार डाला था, ठीक है। पॉइंट 2.1 है तुर्की से फारसी की ओर। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदवी और इसके क्षेत्रीय जो भिन्नताओं के साथ जो भाषा थी फारसी, वो सब इसका खूब रूप से प्रचलन में आया। अब चूंकि मंगोल जो था चगताई मूल के थे और इनकी जो मारती तुर्की उनकी मातृभाषा थी, तो इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे थे। इसका मतलब है कि बाबर ने जो बाबरनामा लिखा वह तुर्की भाषा में था। ये ऑब्जेक्टिव्स पूछता है, इसको याद रखने हैं, ठीक है, तुर्की भाषा में था। और एक चीज़ और आपको ध्यान देने हैं कि अकबर को वो कभी कभी इतिहासकार एक राष्ट्रीय शासक के रूप में घोषित करता है। दरअसल इसके पीछे आप समझेंगे कारण क्या है कि अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा तो बनाया, ठीक है, फारसी को मुख्य भाषा बनाया और संभावितः ईरान के साथ इनका सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुगल दरबार में जो पद पाने वाले इच्छुक लोग थे उसमें से ईरानी थे और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा, ठीक है। फारसी ईरान का ही लैंग्वेज था। अब यहाँ पर यह है कि भाषा पर अच्छी पकड़ हो गई। शाही परिवार के लोग और दरबार के विशेष सदस्य तुर्की भाषा बोलते थे। तो आगे भी देखेंगे कि यही भाषा में लेखाकारों और लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी सीख लिया, ठीक है, फारसी भाषा। और जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग नहीं होता था वहाँ क्या होता था, तो क्षेत्रीय भाषा का, जैसे कि राजस्थानी है, मराठी है और यहाँ तक कि दक्षिण भारतीय भाषा में
तमिल एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में थी और शासकीय आदेशों में इसको जगह दिया गया था, ठीक है, लिखा गया था। मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया था। चूंकि 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे और वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे, अतः स्थानीय मुहावरों को समाविष्ट करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया। अब फारसी का जो भारतीयकरण हुआ, यानी फारसी का हिंदवी के साथ जो पारस्परिक संपर्क से आया और वह उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई, तो आप समझ में आ गए, आपको समझ में आए कि किस प्रकार से उर्दू भाषा का जन्म हुआ। तो फारसी भाषा का बिगड़ता हुआ रूप और एक नया शब्द जो हिंदवी है, हिंदवी भाषा का एक नए आगमन के साथ ही ये दोनों का जो सम्मिश्रण हुआ, इससे उर्दू भाषा का आगमन हुआ। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए, जबकि बाबर ने बाबरनामा किस में लिखा? तुर्की भाषा में लिखा, ठीक है। इतना ही नहीं, मुगल बादशाहों ने क्या किया, महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों का, ठीक है, फारसी में अनुवादित करवाया और अनुवाद करवा करके प्रचार प्रसार किया, ठीक है। यही रीजन है कि जो कुछ फेस्टिवल्स में जो हमारा रामनवमी का मनता है और उन लोगों का कुछ एक जुलूस निकलता है जिसमें लाठी डंडे तलवार भाले का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल यही संकेत करता है कि वो ट्रेंड इन्होंने यहां से लिया। महाभारत का अनुवाद देखिए रजमनामा से के रूप में हुआ है फारसी में, याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लिखित शब्द की उड़ान, अबुल फजल के शब्दों में कहता है कि लिखित शब्द विगत युगों की, यानी हाल ही के पीरियड का बुद्धिमत्ता को मूर्त रूप दे सकता है और इस तरह वह बौद्धिक प्रगति का साधन बन सकता है। तो लाजमी है कि जब लेखन कला आएगा, सोच विचार बदलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि बौद्धिक प्रगति बन जाएगा, ठीक है। अब जो उच्चारित शब्द हैं उनको दिलो दिमाग में जाता है, उससे सुनने के लिए उपस्थित होता है। तो लिखित शब्द न केवल पास में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि स्थित लोगों को भी समझदारी सिखाता है। अगर लिखित शब्द ना हो तो उच्चारित शब्द तो बहुत जल्दी ही मर जाएगा, उच्चारित शब्द बहुत जल्दी ही मर जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, हमारे पास उन लोगों को कोई निशानी नहीं रह जाएगी जो दिवंगत हो चुके हैं। समझिए लिखित की उड़ान का कितना इंपॉर्टेंस बतला रहा है। सामान्य समझ के लोग तो अक्षरों को एक गहरी आकृति मात्र मानते हैं, पर गहराई से देखने वाले लोगों को इनमें एक प्रज्ञाद्वीप चिरागीय सीनासाई नजर आता है और अपने में हजारों किरणों के लिए होने के बावजूद लिखित शब्द काला दिखता है। और अथवा इस ढंग से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रकाश है जिस पर एक तिल है जो इसे बुरी तरह से बचाता है। पांडुलिपियों की रचना, मुगल भारत की सभी पुस्तकें जितनी भी थी वो पांडुलिपि के रूप में ही संकलित किया गया है। वे हाथ से लिखा होता था और मुख्य केंद्र इनका शाही किताब खाना था। हालांकि किताब खाना इस शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। यह दरअसल एक लिपि घर था और ऐसी जगह जहां बादशाह की पांडुलिपियों को रखा जाता था और नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले लोग शामिल होते थे। मतलब कितने लोग शामिल होते थे, जरा ध्यान दीजिए। कागज को बनाने वाले लोग अलग होते थे, पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने वाले लोग अलग होते थे, सुलेखों की पाठ का नकल तैयार करने वाले लोग अलग होते थे, कोफ्तागरों की पृष्ठों को चमकाने के लिए वो बिल्कुल ही अलग होता था, अलग व्यक्ति था। चित्रकारों की पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए वहाँ पर एक चित्रकार भी रहता था, ठीक है। और क्या क्या रहता था, तो अलंकरण करने के लिए जिल्द साजों के प्रत्येक पन्ने में इकट्ठा करके उसे सजाने के लिए अलग होता था कर्मचारी। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु
बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। और इस तरह के सौंदर्य को अस्तित्व में लाकर पांडुलिपियों के संरक्षक मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे। ठीक है, इसी तरह इन पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियों, पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली। और इनमें सुलेखकों को, चित्रकारों को तो एक अलग ही सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, जिसको हम लोग कहते हैं उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा। जबकि अन्य जैसे कागज बनाने वाले, जिल्दसाज का काम करने वाले, ये सभी गुमनाम और कारीगर ही रह गए। ठीक है, अब देखिए कैसे वर्ग का बंटवारा होता है। जरा देखिए, काम तो एक ही है और एक ही काम में अलग अलग कारीगर लगे हुए हैं और उनके काम भी बटे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक रही बात जो टाइपिंग करता है और जो चित्रकारी करता है, उसका नाम फेमस हो गया, बाकी का नाम खत्म हो गया। सुलेखन का अर्थ होता है हाथ से लिखने की कला, अर्थात ठीक है अत्यंत महत्वपूर्ण कला है ये। ठीक है, और इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। नस्तलिक यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जा सकता था। ठीक है, और इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता है, कि टुकड़े से स्याही में डुबो कर लिखा जाता है। सामान्यतः कलम की नोक के बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि वह स्याही आसानी से सोख लेता था। नास्तिक शैली में लिखा हुआ एक पन्ना है, देखिए, जिसे अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक कश्मीर का मोहम्मद हुसैन, कालखंड है 1575 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी द्वारा तैयार किया गया था। और इसके अक्षरों में देखिए विशुद्ध समानुपातिक घुमाव की कदरदानी भी, और इसकी जरीन कलम, सोने की कलम की किताब से नवाजा गया। किसको? मोहम्मद हुसैन को।